वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे इंटरव्यू के लिए वीडियो पार्ट 46 IPC BNS सीरीज का यह पार्ट 5 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक, स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं। उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं, आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी ज़रूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है, ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा।
अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है, बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। और आपको अगर किसी भी तरह की असुविधा होती है तो हम लोग हैं, या आप मुझे कॉल कर लीजिए। हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू चला रहे हैं, इस बार दे भी रहे हैं। ऑफलाइन सेशन भी हमारे यहाँ है, नॉमिनल चार्ज पे ऑफलाइन सेशन अवेलेबल है। ऑनलाइन सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। वी विल रीस्टार्ट इट। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। आई हैव बीन टेलिंग यू दैट देयर सीम्स टू बी लॉट ऑफ difference between academic and practical aspect of law sometimes, and many people say what you are being taught into the law school has no application into the court. This is factually incorrect. Practical aspect of law is not other than academic aspect. It all depends upon nature of understanding and power of understanding. So far as cognizance, our topic is magistrate may in his discretion take cognizance. Magistrate may in his discretion. अब now may, that means if magistrate taking cognizance, there has to be reason for taking cognizance. If magistrate refuses to take cognizance, there has to be a reason for refusing the cognizance. So judicial application of mind is the careful study of anything with reasoning, with logic. With reasoning, logic. Reasoning is the soul and heart of law. It is so. I am just getting you familiarized with
certain terms. अब now cognizance. This much is clear that cognizance is taken on the charge sheet. What is a charge sheet? Details of the crime. That how the crime was committed, with whom it was committed, and what crime has been committed. All details. Yes, sir. And these details of crime is simply taken as a story. So we say prosecution story, police story, like this. Every crime is treated like a story, that how this crime was committed, by whom it was committed, and what crime was committed. Like. Now investigation. Investigation is the collection of evidence. Collection of evidence for the crime alleged to be committed. Now, for this crime, defense of accused whether it would be part of investigation or not, it should be part of investigation or not. So the scheme of the court, the established legal principles. Ab say, for example, let us take one case for better understanding. Say I gave you example of that rape case. Okay. Yes, sir. Victim said that it was not a consenting sex. It was not consenting act. Further evidence reveals the prosecutrix on every now and then passing time with the rapist, passing time with the alleged rapist. रेप के बाद कोई भी विक्टिम अपने रेपिस्ट का शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगी. Yes, sir. लेकिन इस केस में विक्टिम वीडियो कॉल कर रही है, घंटों टेलीफोन पे बातचीत कर रही है, उसके साथ घूम रही है. तो अब नाउ व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग ए केस ऑफ रेप, ये जो एविडेंस है, क्या पुलिस शुड टेक नोट ऑफ इट और नॉट? तो यस, पुलिस इज नॉट द एजेंट ऑफ द विक्टिम. Police is the instrumentality of a state. Both accused and victim are citizen of the state, and a state is equally responsible. Justice never means that supporting, helping, assisting the victim to the extent of false implication of innocent people. That can never be called a justice. Yes, sir. Justice means to do just and reasonable things. To say right is right, wrong is wrong. So all this factor is to be taken into consideration, and after consideration of all these factors, police officer to frame its mind whether case has sufficient evidence or not. If evidence is sufficient, police officer charge sheets the accused and send the case for trial, and that is what called as charge sheet. अब से police officer into the charge sheet has contained only the allegation of rape. Police officer has not
produced the additional evidence Yes. of prosecutrix moving with the accused after the incidents of rape. There is a presumption 114A Evidence Act if sexual intercourse has been established and prosecutrix deposes before the court that this intercourse was against her consent, then court shall presume that this intercourse was without her consent, making out a clear-cut case of rape. Now it becomes onus of accused to rebut this presumption by bringing into evidence those video clips and passing time, and on this basis there may arise a doubt, and this benefit of doubt has necessarily to be given to the accused, resulting into acquittal of the accused. Question is this for the purposes of cognizance. Police files charge sheet only to the extent of rape, right? Can court, by its own initiative, go into merit or demerits of rape? Sir, at the stage of cognizance, the court does not go merits of the story. Yes. Court does not verify. Yes, sir. And the confusion created by cognizance is not a routine or mechanical process. Court is not post office to give assent to every charge sheet. किताबों में एक दो लाइन और वो जजमेंट ले लिया गया और एक दो लाइन छाप दिया गया, और भी नहीं होता कि रेफर कंट्ररी ओपिनियन. देयर इज नो, अगर किसी किताब में एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं नहीं मानता कि वो एक बेहतर किताब है. पहले किताबों में एक्सप्लेनेशन हुआ करता था, जैसे मुल्ला की बुक हो गई, डीडी बसु की हो गई, लेकिन अब नहीं होता एक्सप्लेनेशन. अब बस होता ही नहीं है. प्रोफेशनल बुक्स में भी नहीं होता एक्सप्लेनेशन, केवल जजमेंट को कोट कर दिया. तो ये सिचुएशन की मजिस्ट्रेट अप्लाइंग इन माइंड, अगर चार्जशीट में ये एडिशनल एविडेंस होता है मूविंग का, तब मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन होता है मे टेक कॉग्निजेंस और रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस. ओके, इफ मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग विल कमेंस. मतलब केस विल प्रोसीड, cognizance is taken with a view to take action against accused. Yes, sir. मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है. नहीं ठीक है सर, आपसे गंदी मेरी हैंडराइटिंग है. With a view to take action against accused. This is one. If magistrate refuses to take cognizance, तो magistrate will not proceed against accused. तो मतलब refuses to take cognizance, magistrate decides not to take any action against accused. क्या कह सकते हैं इसको? हाँ. तो ये सारी की सारी चीजें कंटेंट ऑफ चार्जशीट पे डिपेंड करता है.
अब इसको फर्दर किताबों में कॉम्प्लिकेट कर दिया है। एक प्रोविजन है सीआरपीसी में सेक्शन 319 समनिंग ऑफ एडिशनल एक्यूज अदर एक्यूज। अगर चार्जशीट में है पुलिस ने 3-4 आदमी को ही बनाया है एक्यूज, और ये स्टोरी से दिस कंटेंट से लगता है कि भाई एक आध आदमी और है, तो मजिस्ट्रेट कैन समन दोज एडिशनल एक्यूज, those other accused. So that is a different story. अब question is, can magistrate go contrary to the charge sheet? Can magistrate go contrary to charge sheet? जैसे वो रेप का केस है, पुलिस कहती है रेप हुआ, ये एलिगेशन है, ये मेडिकल एविडेंस है, और विक्टिम का कहना है कि दिस इंटरकोर्स वाज विदाउट हर कंसेंट देयरफॉर इट अमाउंट्स रेप। पुलिस ने चार्जशीट कर दिया, चार्जशीट में और कोई एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। Can accused be given a hearing at the time of cognizance? No, sir. No. Even at the time of framing the charge, defense of accused is not to be considered because that would amount mini trial. So this defense of accused, अगर पुलिस ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं उन वीडियो फुटेज को कंसीडर करती है तो दैट इज ए सीरियस इनजस्टिस, रादर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अब इन चीजों को लाने के लिए एक्यूज को डिफेंस एविडेंस का वेट करना पड़ेगा। रेप के केसेज में वो अरेस्ट होगा, जेल में रहेगा, केस चलेगा, जब डिफेंस एविडेंस में आएगा तब ये चीजें आएंगी और एक्यूज तब जाके एक्यूटल होगा, जेल में सड़ेगा। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि ये जो एक्यूज के पास एविडेंस है, शुड इट हैव बीन कंसीडर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और नॉट? शुड इट हैव बीन मेड पार्ट ऑफ द चार्जशीट और नॉट? तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन इज द प्रीरोगेटिव and exclusive domain of the police officer. How investigation is to be conducted, this is exclusive choice of the police officer. If the investigation is not impartial, if the investigation is not proper, then court may interfere. Court cannot tell that you also bring the video footage provided by the accused. But if police does not include video footage, then court may ask investigating officer as to why you have not taken. And then thereafter police officer has to give justification that why it has not been taken. Perhaps there would be no justification available to the police officer. So here, examining all this, though it is written that magistrate may in his discretion take cognizance, may in his discretion take cognizance, applying this into practical aspect, is it possible? और लीगल लैंग्वेज लिखने को लिख दिया गया, कैन मजिस्ट्रेट फ्रेम ए कंट्ररी ओपिनियन अदर देन द चार्ज शीट in the absence of requisite evidence? No. Can magistrate allow or permit additional evidence to be produced before the court by the accused? No. At the stage of cognizance नहीं होगा. हाँ, नहीं परमिट
तो in nutshell, an eventual result is that whatever the prosecution story, whatever the police story, magistrate is bound to accept. अब फ्रेमर ऑफ द कोड को ये लिखना कि मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू एक्सेप्ट तो थोड़ा सा बड़ा इंसल्टिंग हो जाता। तो एक बीच का रास्ता निकाल के फ्रेमर्स ऑफ द कोर्ट ने इस तरह का प्रोविजन लिखा। हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट फॉर द एकेडमिक पर्पस, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो नाउ कॉग्निजेंस वाला सारा क्लियर हो गया या एनी डाउट डू हैव, स्टिल हैव? नो सर। क्लियर? यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं उसमें। ऑनलाइन क्लास कितना अच्छा है, उसी तरह से ऑफलाइन, ये तो वीडियो दे के आगे पीछे करके सारा नोट डाउन किया जा सकता है ना ऑनलाइन इफेक्टिव? यस सर। जैसे ऑफलाइन में लिखते हैं वैसे यहाँ भी लिख देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ये सब इंस्ट्रूमेंट हटा दें लिखने वाला, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर है, बजट फ्रेंडली भी है, चार्जेज भी कम है, एंड ऑनलाइन इज बेस्ट सुटेबल। आने जाने का जो घंटा 2 घंटा लगेगा वो टाइम भी बचेगा। व्हाट इज सेडिशन? The sedition is that when a person, by way of words or gestures, incites hatred or disloyalty among the against the government by use of force, it will amount to sedition. Yes, very true. And the law of sedition into a democracy, whether freedom of a speech has been granted as one of the most vital, fundamental right. It is said there would be no freedom unless the mind is free. And how a mind could be free unless you have freedom to a speech? It can never be said that mind is the free. On those principles, we have freedom of speech and expression. Yes, sir. So, and this is anti-colonial law. Britishers enacted that freedom fighters may not disseminate disloyalty against British government. Yes, sir. So, the constitutional validity of the law of sedition was challenged into the case of लिख लो केदारनाथ। हाँ, yes. वीडियो देख रहे थे सर। अच्छा, हाँ। अच्छा, वहां से देखा हुआ है। Yes, हाँ, sir. तो कैसा है वीडियो सारे? अच्छे है सर। मतलब हाँ, मतलब कहने का मतलब कि वो आईपीसी सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो एक अच्छी तैयारी हो सकती है कम समय में। तो फिर रघुवीर सिंह का भी केस है। तो अभी इंटरव्यू में बस केदारनाथ सिंह को ये याद रखना है, और सीडिशन में इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस जरूरी है। इफ देर इज नो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस तो डेट वुड ओनली अमाउंट एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन एंड ए मैन इज प्रोटेक्टेड। और एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन 2 में, कि कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, या और एक्सप्लेनेशन 3 में कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट will not amount sedition. What is disapprobation? डिसअप्रोबेशन का मीनिंग क्या होता है? डिसअप्रूवल।
गवर्नमेंट ने कहा अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, हम कहते हैं कि बहुत बुरी योजना है। विल डेट अमाउंट सेडिशन और दिस इज ओनली सिंपली डिसअप्रोबेशन। तो ये डिसअप्रोबेशन होगा, हाँ। सेडिशन के लिए वायलेंस जरूरी होता है। हाँ, डिसअप्रोबेशन मीन्स डिसअप्रूवल, लिख लो। कहीं पूछ दें, अब इतना पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, आई डू नॉट नो। सर आपने तैयारी बहुत अच्छी कराई है, आपने तैयारी बहुत अच्छी करवाई, हर वर्ड का मीनिंग इतने बारीकी से तो सर हम भी नहीं पढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब लेट अस सी। और उसके बाद व्हाट इज 153A? promoting enmity between Different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. हाँ, तो 153A promoting enmity on the ground of religion, race, caste, sex, a scurrilous attack on basic religious books, उस पे जैसे कुरान की आलोचना करें, कोई रामायण की आलोचना करे, तो 153A हो सकता है। 153A के ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करने के लिए इज सैंक्शन नेसेसरी अंडर 196 CRPC और नॉट? सैंक्शन इज वेरी मच नेसेसरी। Yes, sir. और अब उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम नए वाला सारा हो ही गया, और हर्ट वगैरह रह गया ना आईपीसी में। ये सर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी वाला रह गया, हम लोग का वही प्रॉपर्टी वाला हमने कल रात को कर लिया। हाँ हाँ, तो इंजुरी वगैरह हम लोगों को देख लेना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजुरी? Sir, injury would be harm illegally caused to a person in body, mind, reputation or property. यस। और उसको कहाँ, ये ग्रीवियस हर्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है? 320 में है सर, 320 of IPC. हाँ, हर्ट का क्या डेफिनेशन है? Sir, hurt होगा any injury or infirmity that is caused to a person. हाँ, बॉडली पेन, डिजीज और कॉजिंग ऑफ बॉडली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी, इसको बीपीडीआई मतलब बॉडली पेन, डी से डिजीज, आई से इन्फर्मिटी, बीपीडीआई, इसे सारा याद हो जाएगा। गेस सर करने आपने स्पेशल क्लास में कहा था गुड फेथ में सीए करके याद करने के, ड्यू केयर एंड अटेंशन। वो कभी भूल ही नहीं सर, भूलते नहीं है। हाँ, कभी मिस्टेक होने के चांस ही नहीं है। हाँ, यस सर। इस तरह का कोडिफिकेशन जो है डेट हेल्प्स अ स्टूडेंट एट इनिशियल स्टेज। ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया गया है, और उसमें ग्रीवियस हर्ट में पहले इमेस्कुलेशन, अब ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब ये लंबे लंबे लिख दिए गए हैं। तो जस्ट ग्रीवियस हर्ट को जो नए वाले में 116 है सर। 116, यस सर, वो खोल के रखे हैं। हाँ हाँ, वही है, वही सारी चीजें तो है, हु से बिल्कुल वही है, उसी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्टली वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे ABCD कर दिया है। हाँ। तो ग्रीवियस हर्ट A to S तक आप याद कर जाइए कि कौन कौन से हर्ट ग्रीवियस हर्ट हैं या नहीं है। किसी ने किसी के चेहरे पे चाकू मार दिया, तो ये ग्रीवियस हर्ट होगा या नहीं होगा?
होगा सर। अगर चेहरे का परमानेंट डिसफिगरेशन हो, अगर चाकू का स्कार मार्क अगर खत्म हो जाए तो इट में नॉट अमाउंट, लेकिन अगर स्कार रहता है, फेस डिसफिगर्ड हो जाता है, देन इट में अमाउंट ग्रीवियस हर्ट। और इसके अलावा ये जो 15 डेज सीवियर बॉडली पेन हो, तो पहले 20 डेज का बॉडली पेन था, या चेक करो 15 डेज है सर लास्ट में। पहले प्रीवियसली इट वाज 20 डेज, यस सर। अब 5 दिन कम कर दिया गया है नए वाले में, अब ये 15 डेज हो गया है। तो ये हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट। और एसिड अटैक वाला जो सेक्शन था, voluntarily causing grievous hurt by use of acid 124, एसिड अटैक केस के लिए 124 कोरोसिव कैरेक्टर का है। तो ये पहले ये 326A हुआ करता था। एसिड अटैक कॉज में, और इसमें फाइन वगैरह भी बढ़ाया है कि नहीं, ग्रीव बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा, इसमें सजा कितना दिया हुआ, ही शैल नॉट 10 ईयर, एंड बस वही है, उतना ही है। फाइन, मेडिकल एक्सपेंसेस मोर और लेस एक ही है। अब नाउ हम लोग द मोस्ट मेजर सेक्शन। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, ये पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, इसमें क्या डिफरेंस में हो सकता है? मतलब डिफरेंस सर हम भी प्रिपेयर किए, बस हम एक बार कंफर्म होना चाहते हैं। बताओ क्या प्रिपेयर किया। सर पहला तो ये है कि हर्ट आपका इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट इंटेंशनल होगा। हर्ट अगर अनइंटेंशनल है तो इज देयर मेंस रिया? नो सर। तो ये जबरदस्ती का डेफिनेशन, मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल जोन में हम जा रहे हैं जहाँ केवल खतरा ही खतरा है, तो ये जबरदस्ती के डेफिनेशन को लाने से हमें फायदा क्या है? इफ an act has been committed without requisite mens rea, will that normally amount offense? नो सर, नॉर्मल तो नहीं होगा। तो who says कि हर्ट अनइंटेंशनल भी हो सकता? कुछ किताबों में इस तरह से लिखा हुआ, नॉर्मली गाइडफाइड, और इसीलिए जो किताबों का स्टैंडर्ड लगातार गिरता जा रहा, प्लेजियरिज्म टॉप पे है, कॉपी कट पेस्ट कुछ भी लिख दो बन गई किताब। तो हर्ट का डिफिनीशन है whoever causes bodily pain, disease और infirmity। अब नाउ whoever causes, तो इसको क्या हम मानेंगे कि whoever voluntarily causes, whoever causes। तो अगर एक सवाल पूछूं कि सेक्शन 319 इंक्लूड्स voluntarily causing hurt और involuntarily causing hurt, क्या होना चाहिए 319 में? वॉलंटरी होना चाहिए सर। और वॉलंटरी का क्या डिफिनीशन दिया हुआ? 39 निकालिए। वॉलंटरी एक्ट में दो चीजें होती है, इंटेंशन और नॉलेज। वॉलंटरी करवाया कि नहीं करवाया? शायद करवाया तो था। नहीं सर, वॉलंटरी तो माफ नहीं करवाए। वॉलंटरली में दो चीजों का होना जरूरी है, इंटेंशन यस सर।
Unintentional act, can it be voluntary? हो सकता है सर. Unintentional act voluntary होगा या voluntary act is always intentional? I do not know. सोचो और बताओ, मुझे भी बताओ. Think for a moment. लॉ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. जस्ट एक सेकेंड सोचो. नहीं सर, वॉलंटरी है तो वो इंटेंशन के साथ जाएगा, अनइंटेंशनल नहीं जाएगा. इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस. जैसे आपने सोचा, आंसर मिल गया, और बिल्कुल. तो वॉलंटरी एक्ट इज ऑलवेज इंटेंशनल, and in voluntary act knowledge is presumed of the consequences. हाँ. So when you are doing something voluntarily with knowledge, तो वो एक्ट इंटेंशनल होगा अनइंटेंशनल? इंटेंशनल होगा सर. तो हर्ट का जो है whoever causes hurt, तो voluntarily causing hurt. तो इस लॉजिक पे क्या कैन देयर बी हर्ट अनइंटेंशनल? हर्ट मे बी कॉज्ड अनइंटेंशनली, बट unintentionally causing hurt, will that amount offense? नो सर, वो तो ग्रीवियस हर्ट भी अनइंटेंशनली कॉज किया जा सकता है. मर्डर भी अनइंटेंशनली कॉज किया जा सकता है अंडर कंपल्सन. तो अब क्वेश्चन इज दिस कि इस तरह का कि हर्ट में इंटेंशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, एंड ग्रीवियस हर्ट विथ, तो ये दिस इज ए डिफेक्टिव डेफिनेशन, मतलब दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. हमें जो वॉलंटरली, और इसी कारण से इंटरव्यू में वॉलंटरली को पूछा जाता कि आपने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा. नो एक्ट कैन बी वॉलंटरी अनलेस देयर इज एन इंटेंशन, and it also cannot be said to be voluntarily unless you have knowledge of the consequence. तो एक बार पढ़ दो 39 को. A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. अब डिफिकल्टी विद द लॉ स्कूल एंड लॉ स्टूडेंट एंड लॉ प्रोफेसर, ये जो लैंग्वेज है 3-4 लाइनें जो लिखी हुई है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है कि पढ़ाने वाला भी इसको देख के बोल देता है, पढ़ा देता है. स्टूडेंट ने पढ़ा, वो जबरदस्ती इसको रट्टा मारते हैं. इसमें से एक चीज अगर आपकी छूट गई या मिस हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है. तो इसका शॉर्टकट है कि वॉलंटरी में इंटेंशन और नॉलेज, VIK इंटेंशन और नॉलेज होगा. तो इसमें अगर ये रटने से बेहतर है कि VIK आप याद रखो, कभी एरर हो ही नहीं सकता. ये कैसा है ट्रिक हमारा, है ना. तो चलो, हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया. अब हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में आ जाएं. Yes sir. एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर और एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड? Sir, all murders are culpable homicide. All culpable homicide are not murders. भाई मैं तो नहीं मानता. भाई you need to have a justification and explanation why all murders are culpable homicide, but all culpable homicide may not necessarily be murder. Why? Sir, because murder में आपको higher degree of probability चाहिए, मतलब death has to be there. Probability और criminality. Criminality sir, मतलब death होगा ही होगा. अब इसको चेक करो, मतलब अब देखो कितना उल्टा मीनिंग हो जाएगा. मतलब यू नीड टू से क्रिमिनलिटी, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग क्रिमिनलिटी यू सेड प्रोबेबिलिटी.
उसको अगर रफू करना होता तो प्रोबेबिलिटी को यू वुड हैव सेड प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। हाँ, प्रोबेबिलिटी। लेकिन रफू वगैरह नहीं करना है, वो क्रिमिनलिटी सीधा। तो मर्डर हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी। व्हाट इज कल्पेबिलिटी? हम लोग पढ़ते हैं ना कल्पेबल। व्हाट डज द वर्ड कल्पेबल मीन्स? An act which is to be blamed. Criminality is known as culpability. Yes, sir. तो मर्डर को हम लोग कह सकते हैं कि एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, Yes, sir. बिकॉज इट हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी। ये Yes, sir. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि टेक ऑल डेथ एज मर्डर इफ इट फॉल्स विद इन एनी ऑफ द एक्सेप्शन, 5 एक्सेप्शन जो प्रोवाइड किए हैं, देन इट में अमाउंट कल्पेबल होमिसाइड और एल्स इट वुड बी मर्डर। राइट? 5 एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन, ये हम लोगों ने कुछ किया था या नहीं किया था? कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं किया था। नहीं किया था। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ए ने बी को प्रोवोकेशन किया, ए ने बी को प्रोवोक किया, बी आ गया सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में, बी सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आ गया और बी ने ए पे गोली चला दी। गोली ए को नहीं लग के किसी दूसरे को लग जाती है, तो क्या एक्सेप्शन 1 का बेनिफिट मिलेगा एक्यूज को या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। एक्सेप्शन 1 is subject to 3 condition. हाँ सर, लास्ट में कॉज ऑफ द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, उसको मिलेगा सर। अगर जानबूझ के किसी तीसरे को गोली मार दे तो तब नहीं मिलेगा। हाँ हो जाएगा इलस्ट्रेशन से। हाँ, तो व्हाट इज सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन? Well, such provocation under which the person is deprived of self-control. Power of has totally lost the power of self-control. केएम नानावती का केस बहुत ही लीडिंग केस है। उस केस से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? कूलिंग ऑफ पीरियड। हाँ सर। प्रोवोकेशन सडन होना चाहिए, मतलब कूल डाउन होने का टाइम अगर है तो फिर वो सडन नहीं बनेगा। इट हैज टू बी सडन एंड इट हैज टू बी ग्रेव। अब कोई प्रोवोकेशन किसी के लिए ग्रेव हो सकता है, कोई किसी के माँ बहन को गाली दे तो किसी के लिए ग्रेव हो सकता है, किसी के लिए ग्रेव नहीं हो सकता। तो प्रोवोकेशन may vary from person to person depending upon his nature and personality. So what provocation would be grave? Sudden तो ठीक है कि भाई at once हो गया, but what provocation should be grave? So only those provocation in which power of self control is completely lost for the time being, और provocation was sudden and grave, ये it concerns law और it concerns fact। हाँ, explanation में दिया हुआ है। Yes sir।
और दिस इज प्रोवोकेशन मस्ट नॉट बी सेल्फ, क्या 3 कंडीशन है ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के, वो तीनों कंडीशन क्या क्या है? वॉलेंटरी नहीं होना चाहिए सर। सेल्फ प्रोवोकेशन मस्ट नॉट बी वॉलंटरली सॉट, सेल्फ सॉट नहीं होना चाहिए। दूसरा पब्लिक सर्वेंट का है सर। हाँ, मस्ट नॉट बी डन इन मतलब मस्ट नॉट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। अब हाँ, अब पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के खिलाफ हम प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकता? सर उसका तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब इट कॉजेज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अदरवाइज नहीं कर सकते सर। if that pertains to discharge of official duty, यस सर, नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। may be not strictly justified by law। very good। अब एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछता हूं। छोटा सा सवाल, just to have better understanding। यस सर। कोई पुलिस वाला बढ़ता है आपको थप्पड़ मारने के लिए, you have right of private defense? नो सर। why? नहीं, थप्पड़ मारने तो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, तो आई हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। yes, it is the correct answer now। ये करेक्ट, अब सही है। मतलब एक्ट मस्ट बी डन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। प्राइवेट एक्ट के लेवल पे दे आर नॉट इनटू एनी एवर पेडेस्टल। प्राइवेट एक्ट के तौर पे पुलिस अफसर को आगे बढ़ के थप्पड़ मारना, दैट इज नेवर पार्ट ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी। अगर कोई प्रिजनर भाग रहा है, कोई एक्यूज भाग रहा है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए तब वो फोर्स वगैरह का, रिक्विजिट फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आप जा रहे हैं, किसी बात पे कुछ हुआ और पुलिस अफसर ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, तो यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 186, 353 का असॉल्टिंग पब्लिक सर्वेंट का केस नहीं बने। तो ये हो गया सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन। और ये जो एक्सेप्शन 2 क्या है सर? एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर किसी की डेथ कॉज करते हैं हम लोग, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस जो है, उसका कोई प्रिजम्पशन है क्या? एविडेंस एक्ट आपका मजबूत है। प्राइवेट डिफेंस सर, उसमें तो सर सेक्शन 105 यही कहता है कि अगर उसको प्रूव करना होगा प्राइवेट डिफेंस, नहीं तो फिर अक्यूज कोर्ट अज्यूम करेगी कि नहीं है शायद। यस, ऐसा ही है। पढ़िए उसको। सर एविडेंस एक्ट यहाँ नहीं है सर। अच्छा, हाँ ले आओ, हम लेकर ले आओ। यस सर। रीड आउट। कोर्ट शैल प्रिज्यूम एब्सेंस ऑफ, कोर्ट शैल, लास्ट लाइन केवल पढ़ना है। शैल प्रिज्यूम, यस सर, शैल प्रिज्यूम। तो प्राइवेट डिफेंस हैज टू बी एस्टेब्लिश सेट अप बाय द एक्यूज। कोर्ट का रोल उसमें नहीं है। अगर पब्लिक सर्वेंट एक्सीड कर जाता है अपना लॉफुल पावर को, तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। सडन फाइट में अगर मर्डर हो गया, सडन फाइट, तो वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। और एक्सेप्शन 5 है डेथ कॉज विथ कंसेंट, राइट।
तो वो हो जाए। तो कल इसमें बस इतना ही, कल्पेबल होमिसाइड में पूरा उनके पास इससे ज्यादा टाइम नहीं होता, बस इतना ही करना। नाउ कमिंग बैक टू ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन, आउटरेजिंग मॉडेस्टी 354 निर्भया गैंग रेप केस के बाद ये सारे अमेंडमेंट हुआ, और ये जो 354 ए बी सी और डी इस तरह के जो बनाए हुए हैं, तो 354 में एसॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स ये होना चाहिए, एसॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। व्हाट इज मॉडेस्टी? व्हाट इज मॉडेस्टी? नारीत्व, हाँ, स्टेट ऑफ बीइंग ए वुमेन, dignity of a woman. Woman dignity is known as modesty. शॉर्टकट आंसर, केस लॉ भी है, बहुत लंबे लंबे आंसर है, तो शॉर्टकट आंसर इज बेटर फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरव्यू। और अगर फोर्स, अगर एसॉल्ट या फोर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कोई लड़की जा रही है और किसी ने उसका दुपट्टा खींच दिया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, किसी ने उसे जबरदस्ती हगिंग कर लिया, तो दुपट्टा खींचना या जबरदस्ती हगिंग करना, इज देयर एक्सरसाइज ऑफ फोर्स और नॉट? यस सर। हाँ, तो अगर फोर्स का इस्तेमाल है तो 354 होगा, और फोर्स का इस्तेमाल नहीं है, दिस इज ओनली सेक्सुअल हरासमेंट। तो सेक्सुअल हरासमेंट 4 तरीकों से हो सकता है, 1 2 3 4 इसमें दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लेना। और क्रिमिनल फोर्स विथ इंटेंट टू डिसरॉब, उसके कपड़े उतारने का, तो 354 बी। 354 सी में वरिज्म, तो वॉचिंग ए वुमेन इनटू प्राइवेट, तो वो वरिज्म हो गया। स्टॉकिंग, तो फॉलोइंग विथ रॉन्ग इंटेंशन या मॉनिटर करना उसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मेल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह को, तो डेट बिकम्स वरिज्म, सॉरी डेट बिकम्स अ स्टॉकिंग। तो ये कंप्लीट 354। वैसे बहुत ही, मतलब अब पूछने को तो पूछ ही सकते हैं, इक्का दुक्का पूछे भी गए हैं। और ये पूछा कैसे जाता है, आपको इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में कोट उठ जा रहा है, रेगुलर नहीं जा रहा, तो बोलेगा कि प्रैक्टिस करते हैं, तो पूछा जाएगा कि क्या प्रैक्टिस क्या की है, तो क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, तो पूछा, फिर पूछेंगे कि क्रिमिनल लॉ में क्या काम किया, तो बेल उल करवाते हैं, तो फिर पूछा जाए कौन से सेक्शन में, तो बोल देगा 354 या ये सारे, तब उनसे पूछा, मतलब इट्स नॉट कि एज ए रूटीन पूछा जाए, अनलेस यू रेफर, तब तक ये मतलब नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, देयर इज नो लॉ दैट दे कैन नॉट आस्क। अब कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ रेप, तो रेप के 4 क्लॉजेस दिए हुए हैं, ए बी सी डी। निर्भया गैंग रेप के बाद से लॉ में चेंजेज हुआ। प्रीवियसली रेप के लिए मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता था, मेल जेनाइटल एंड फीमेल जेनाइटल। इस डेफिनेशन में एक डिजिटल रेप भी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम जेनाइटल इंजर्टिंग एनीथिंग, मे बी फिंगर, पेंसिल और व्हाटएवर, that may also, या manipulating the body या body part or applying mouth and all. Oral sex may also amount rape. And digital rape, taking any foreign object into the private part and all that amounts digital rape. This is अब जो 2 चीजें जो पूछी जा सकती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट? अगेंस्ट हर विल मे बी द एक्ट ऑफ वायलेंस, यस सर। विदाउट हर कंसेंट, तो विदाउट हर कंसेंट जैसे
तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे रिमोट एरिया में, अदरवाइज स्लीप विथ मी। तुम्हें जो है सस्पेंड कर देंगे, अदरवाइज मतलब कंसेंट obtained unlawfully, अनलॉफुली या रॉन्गफुली। wrongfully, हाँ, देखो कितना अंतर है अनलॉफुली और रॉन्गफुली। कंसेंट वाज obtained wrongfully, तो यहाँ पे सेक्शन 90 का, हाँ सेक्शन 90 का एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 90 इज समथिंग एल्स। सेक्शन 90 हैज लिमिटेड एप्लीकेशन, इट ओनली डील्स विथ कंसेंट गिवन आइदर अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। तो जो सेक्शन 90 का कंसेंट गिवन अंडर मिसकंसेप्शन है, तो डेट पार्ट में अब मान लीजिए कि किसी आदमी के पास हेल्पलेस सिचुएशन है। ये मैन, हम लोगों ने रात में शायद इसको किया था, कंसेंट गिवन अंडर हेल्पलेस सिचुएशन, क्या वो फेयर कंसेंट, फ्री कंसेंट माना जाएगा? नो सर। अगर कोई ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट महिला को कहता है कि मैडम आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर देंगे कि आपको सारी उम्र याद रहेगा, अदरवाइज यू नीड टू स्लीप विथ मी। अब महिला मजबूर हो जाती है, ओके ओके ट्रांसफर मत कीजिए, मैं आपके साथ एक रात गुजारने को तैयार हूं। तो वेदर दिस कंसेंट टू हैव इंटरकोर्स गिवन बाय द लेडी, वेदर इट विल अमाउंट अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट। Without her consent. हाँ, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब वैसे सेल्फ स्टडी में बैठ के सुबह से शाम पढ़ते रहिए अगेंस्ट हर विल, या अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, क्लियर हो गया फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरव्यू। मेंस का यही होता तो आधे घंटे में केस लो वगैरह डिक्टेशन दे देते, हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जितना क्विकली से क्विकली, नाउ आईपीसी इज कंक्लूड, डिफेमेशन रह गया है। डिफेमेशन वगैरह टॉर्ट में भी हम लोगों को मिलेगा, वहां पे भी वहां। तो आईपीसी कंक्लूडेड या कुछ रह गया आईपीसी में? मेजरली कब हो गया सर? गिविंग फॉल्स एविडेंस, सर्जरी, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, हाँ, फैब्रिकेशन एंड गिविंग ऑफ द फॉल्स एविडेंस। तो आईपीसी इज ऑलमोस्ट कंक्लूडेड। अब 10 में से 10 नहीं देना है, 10 में से 10 आए तो बहुत अच्छी बात है, 10 में से 8 भी बता दिए तो भी बहुत अच्छी बात है। किसी से आपने करवा दिया, हम इसको लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में थे क्योंकि उसको पढ़े ही नहीं है। अब कॉलेज में जो पढ़ा बस। अब कैसा लग रहा है आईपीसी? अब ठीक है सर। अब ठीक है। अगर लास्ट में समय बचेगा, अभी जो आज 26 हो गया, तो ठीक है, मतलब पॉइंट इज की एज मच एज पॉसिबल। आज ये रात का क्लास नहीं हो पाएगा बिकॉज आई हैव इंगेजमेंट इनटू द सेंस कि घर वालों को आज रेस्टोरेंट में खाना वाना खिलाना है, ट्रीट देना है। तो अब रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो आइडियल टाइम है 8 बजे का, हाँ। खा के आएंगे तो 10 बज जाएगा। तो क्लास, लेकिन तुम्हारा क्लास चलेगा, डोंट बी रिलैक्स्ड। नहीं सर, हो गया ना, हम पूरा खत्म करेंगे उसको। आईपीसी को रिवाइज कर लो और हम लोग कॉन्स्टी को स्टार्ट करेंगे। यस सर। कॉन्स्टी हमें उतना समझ में नहीं आता, देखते हैं। सर, हाँ, एक क्वेश्चन पूछना है हमको कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड। एविडेंस एक्ट में। अच्छा, क्या था मुझसे ये? हाँ हाँ हाँ, तो चलो रात को इसको हम लोग करेंगे। अभी दूसरे बच्चे लोग आ गए हैं, बार बार उनका मैसेज आ रहा है।
ठीक है तो समझी। I will explain it into the night.